2019 में 61.44% वोटिंग हुई थी। और अभी तक के जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं, देखिए फाइनल कंक्लूजन आना अभी बाकी है, लेकिन जिस हिसाब से वोटिंग प्रतिशत सामने आ रहा है, जिस हिसाब से आप कह सकते हैं भीड़ लगी हुई है मतदान केंद्रों पर, अब जैसे जैसे मतदान खत्म हो रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि पिछली बार से ज्यादा हो सकती है इस बार वोटिंग फीसद। अब इसको कैसे देखा जाएगा, ये अब एक बड़ा सवाल है, किससे इसको फायदा होगा। अभिलाष जी, आप ही से सवाल है सर। 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी मुश्किल थी ये बीजेपी के सामने कि वोटर ही नहीं निकला और उसका नुकसान बीजेपी को हुआ, लेकिन अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो ये किसके फेवर में जाएगा? देखो, इतने वर्षों से जो हम चुनाव का जो कवरेज करते आए हैं और उसमें देखा है हमने, जो मतदाताओं का जो प्रतिशत वोट करने का जो उत्साह जो ईवीएम के जरिए या पहले उसके जरिए दिखता था, तो उसमें ये पता लगता था कि बहुत ज्यादा प्रतिशत वोट यदि वोटर घर से निकल कर आए हैं तो दे वांट ए चेंज। तो वोट फॉर चेंज के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने आप को घर पर बैठने के बजाय बड़ी संख्या में सरकार के खिलाफ, मतलब एंटी इंक्यूम्बेंसी फैक्टर यदि वहां आता है तो उसके हिसाब से बहुत बड़ी। तो यदि 61% की बात आपने 2019 में की है, यदि इस बार 65% से ऊपर यदि वोट पड़ते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ खलबली महाराष्ट्र में हो सकती है। जैसे अविनाश धर्माधिकारी जी कह रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो झटका बीजेपी को पड़ा था उसके बारे में लोग बात भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बीजेपी के समर्थक घर पर इसलिए बैठ गए थे क्योंकि उनको ये पसंद नहीं आया था कि अजीत पवार को देवेंद्र फडणवीस के साथ बिठा दिया गया था। मतलब दोनों डिप्टी सीएम बन गए थे, वही डिप्टी सीएम जिनके बारे में देवेंद्र फडणवीस सिंह के मुख्यमंत्री और उसके बाद में भी कहा था कि चक्की पिसिंग पिसिंग है पिसिंग। तो लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी का जो कट्टर कार्यकर्ता था या वोटर था, उसको बहुत दुख हुआ कि अजित पवार को बीजेपी के फोल्ड में ले लिया गया। तो इसलिए लोकसभा चुनाव का वो एक बहुत बड़ा लेसन था। अब यदि बीजेपी और आरएसएस ने अपने वोटर्स को या अपने कार्यकर्ताओं को पैसिफाई कर लिया है तो उसका चुनाव का ये इस बार दिखेगा कि अजित पवार के फैक्शन को कितना वोट मिलता है और उससे महायुति वापस सरकार में आ सकती है या नहीं आ सकती। और मुझे लगता है कि यदि बड़ा वोट परसेंटेज आता है, 65 के ऊपर जाता है, तो वी आर ऑल इन फॉर ए सरप्राइज। अच्छा, सरप्राइज। अब वो सरप्राइज क्या होगा अविनाश जी? जो सरप्राइज की तरफ इशारा कर रहे हैं बिलास जी, वो सरप्राइज क्या हो सकता है? वो महायुति के लिए खुशखबरी होगा या महाविकास आघाड़ी के लिए? एक पहले तो मेरा ये आकलन है, मेरा ये परिस्थिति का रीडिंग है कि कोई एक स्वीपिंग एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर राज्य में नहीं चल रहा है। ऐसी कोई भावना कि नहीं अभी इस सरकार में बदल करना है इसलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। तो पहली तो कि नो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। दूसरा, जो महाराष्ट्र का राजनीतिक चित्र बहुत ही बिखरा हुआ है, इसलिए किसी तरह का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है और एक बहुत बड़ा ढाढ़स रहेगा। अब उस बिखराव के बारे में अगर सोचा जाए तो सामने वास्तविकता ये उभर कर आती है कि इसमें जिसका कोर वोटर ज्यादा हावी रहेगा उसके हिस्से ज्यादा सीट आ जाएंगे। तो जिसको सफलता मिलेगी कि अपने कोर वोटर को बाहर निकालो। इसलिए मैं ये थियरी बता रहा हूं कि जहां एक तरफ आमतौर पर तो ये सच्चाई है कि ज्यादा वोटिंग का मतलब है पीपल वांट चेंज, उनको परिवर्तन, एंटी इनकम्बेंसी। पर इस बार उसका जो ऑपरेशन हो रहा है उसकी तुलना लोकसभा से करना जरूरी है। इसलिए मेरा ये कहना है, मेरा ये आकलन है कि जो वोटर ज्यादा निकल के आ रहा है वो लोकसभा में जो नाराजगी के कारण घर में बैठा रहा। सच्चाई है कि जिस तरह से अजीत पवार के साथ में गठबंधन बना उस पर नाराजगी थी, लेकिन वो दूर करते हुए अभी दिखाई दे रहा है कि वो वोटर निकल के बाहर आ रहे। और एक छोटी सी बात मैं कहूंगा जी, तो है छोटी छोटी, जल्दी में कहूंगा। एक है कि जो चाहे युति हो या चाहे आघाड़ी हो, अपना अपना वोट ट्रांसफर नहीं होने वाला है। माने युति में जो घटक पक्ष पार्टीज हैं और कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो उनके अपने वोट है, क्या वो शिफ्ट होंगे? तो मेरा जमीन पर आकलन है कि इस तरह का वोट ट्रांसफर नहीं होगा। इसका भी मतलब यही निकल के आता है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसका अपना स्थान सशक्त है वो जीतेगा। दूसरी बात, ब्रेक पर जाने से पहले हम थोड़ा मराठवाड़ा की चर्चा कर रहे थे। मुझे आधे मिनट में अनुमति दीजिए उस पर एक बात रखने की। जी जी सर। क्योंकि मराठवाड़ा के हालात बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है हालात। सामाजिक दृष्टि से दुखद है, उसका रूपांतरण राजनीतिक चित्रण में भी हो रहा है, वो भी दुखद है।
वहां पर विशेषकर मनोज जरांगे फैक्टर काम कर सकता था, मैं कह रहा हूं। लेकिन विधानसभा के लिए मनोज जरांगे ने अपनी जो भूमिका बताई, किसी जी भी तरह की कोई राजनीतिक नहीं, किसी पार्टी के फेवर में नहीं है, इसलिए जो कुल मिला के चित्र सामने आता है वो मुझे तो यही बताता है कि लोकसभा में युति का प्रदर्शन जितना खराब रहा उतना मराठवाड़ा में अब नहीं रहेगा। मराठवाड़ा में भी युति का प्रदर्शन सुधर जाएगा। ठीक है, एक ऐसा ही रीजन मुंबई रीजन का भी आता है आरती जी।